23 की जंग बिछने लगी बिसात। अशोक गहलोत जी ये दावा कर रहे हैं 156 सीटें। हर पार्टी को अपना दावा करने का अधिकार है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर पार्टी अपना अधिकार रखती है, दावा करेगी। वो तो 23 का चुनाव रिजल्ट आएगा तो पता लगेगा। बीजेपी के पास फॉर्मूला है खास। %30 नए चेहरों पर लगेगा दांव। अगर भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 चुनावों का इतिहास देखेंगे राजस्थान का, तो लगभग 30 से 40% उम्मीदवार बदलते ही। अब कौन बदलेगा कौन नहीं बदलेगा बहुत समय है, इंतजार करिए। नए लोगों का लाना, अगर नए लोग नहीं लाते तो क्या विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनती? नए वोटर्स लगाएंगे नैया पार। कांग्रेस का दावा, कामयाब होगा मिशन 156। हम जब 98 में सरकार बनाई थी, हमने 156 सीटें आई थी जब मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था। तो मैं चाहूंगा मिशन 156, मिशन 156 लेके चले हम लोग। इस रूप में हमने काम शुरू कर दिया है। संगठन में नए सिरे से फूंक रहे जान। तेईस का रण, किसके फॉर्मूले में दम? 23 का रण, किसके फॉर्मूले में दम, ये बड़ा सवाल है। जिसी सवाल पर बड़ी चर्चा करेंगे। नमस्कार आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। ये साल चुनावी है, दावों और वादों की झड़ी लगी है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को पटखनी देने के लिए रणनीति बनाने में जुट गए हैं। हाल ही में बीजेपी के दिग्गज नेता ओम माथुर ने कहा कि इन चुनावों में 30 से 40% चेहरे बदले जा सकते हैं। ये कौन होंगे, ये संसदीय बोर्ड तय करेगा। जाहिर है इस फॉर्मूले से कई मौजूदा विधायक नाराज भी होंगे। उन्हें साधना बीजेपी के लिए एक चुनौती होगी। उधर कांग्रेस को जनहित की योजनाओं पर भरोसा है। सीएम गहलोत खुद कह चुके हैं कि हम मिशन 156 लेकर चल रहे हैं। तो फॉर्मूले दोनों के पास हैं। इस बार तकरीबन 20 लाख नए वोटर पहली बार वोट डालेंगे। दोनों पार्टियों के लिए ये नव मतदाता बड़ा खेल कर सकते हैं, खेल बदल सकते हैं। अब देखना होगा कि किसके फॉर्मूले में दम है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो 23 का जंग और किसके फॉर्मूले में दम है, इस पर बड़ी चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए तमाम गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे मिलवा देती हूं डॉक्टर निमिषा, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आरसी चौधरी कांग्रेस नेता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और मिथिलेश जैमिनी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और चर्चा की शुरुआत निमिषा जी आज आपके साथ करते हुए, क्योंकि एक बड़े बदलाव की ओर पार्टी इशारा कर रही है। चुनावी साल है, क्या रणनीति है पार्टी की ओर से और क्या लग रहा है इन बदलावों से आप कांग्रेस को पटखनी दे पाएंगी? प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है जो जिसकी पंचनिष्ठाओं में ही लोकतंत्र, राष्ट्रीयता, गांधीवादी समाजवाद और मूल्यों पर आधारित राजनीति है। जो ऐसी निष्ठा रखने वाली भारतीय जनता पार्टी आज विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भी है। उसकी क्रेडिबिलिटी और एक्सेप्टेंस सबसे ज्यादा लोगों में है। तो इस बेस पर हम भारतीय जनता पार्टी चुनावी रण में उतरेगी। और निश्चित तौर पर आप ये देखिएगा कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश विदेश में आज भाजपा के नेतृत्व का डंका गूंज रहा है, तो हम पूरी विजयश्री लेकर आएंगे। क्योंकि कांग्रेस का फेलियर, जनता त्रस्त, कांग्रेस के फेलियर के कारण जनता को धोखा जो हुआ है, वो जनता पूरी तरह से कांग्रेस को नकार चुकी है। आप ये देखिए, ये योजनाओं की बात करें तो कोई भी योजना इनकी ग्राउंड फ्लोर पर नहीं है, सिर्फ कागजों में है। तो आज तो कह रहे हैं जनहित योजनाओं पर उन्हें पूरा भरोसा है और इसी के बलबूते पर जीत भी दर्ज करेंगे। प्रियंका जी, जब आप स्वास्थ्य योजनाओं की बात करें तो स्वास्थ्य योजना के लिए जब खुद मुख्यमंत्री एसएमएस अस्पताल में निरीक्षण के लिए जाते हैं तो वहां इतनी खामियां आती हैं तो तुरंत कमेटी बना लेते हैं। या फिर कहीं और जिले में जाते हैं तो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है, माफिया, गैंग, गुर्गे इतने ज्यादा पनप चुके, अपराध तो संभल नहीं रहा इनसे। योजनाओं का क्रियान्वयन करवाने वाली मशीनें भी फेलियर है। खुद विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि योजनाएं कहाँ है। इनके विधायक और इनके मंत्री खुद प्रमाण पत्र दे रहे हैं योजनाओं की हकीकत का।
तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को जनता पूरी तरह नकार चुकी है। 1998 के मिशन 156 को लाने का जो भ्रम मुख्यमंत्री जी को है, वो भ्रम जनता पूरी तरह दूर करने वाली चुनावों में। ठीक है, लेकिन निमिषा जी, आपकी पार्टी एक बड़े बदलाव की तैयारी में है और ओम माथुर कह रहे हैं कि 30 से 40% तक नए चेहरे देखने को मिलेंगे। इसके पीछे क्या वजह है, क्या रणनीति इसके पीछे बीजेपी की ओर से? देखिए प्रियंका जी, माननीय प्रधानमंत्री जी यूथ आइकॉन को बहुत वेटेज भी देते हैं और आप देखिए हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है कि किनको कितने सर्वे के आधार पर और किसको टिकट मिलेगा। तो देखिए लोकतंत्र की निष्ठा में पूर्णतः विश्वास है और हाँ, निश्चित तौर पर युवा भारत का भविष्य है और राजनीति के अंदर आप युवाओं पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन निमिषा जी, जो लोग पार्टी में पहले से हैं, एक लंबा वक्त दिया पार्टी को, क्या उनमें नाराजगी नहीं देखी जा सकती? ये भी तो बड़ा चैलेंज हो जाएगा पार्टी के लिए, उन्हें मनाकर रखना। देखिए प्रियंका जी, मैंने आपको शुरू में कहा हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं। संगठन और सत्ता पूरी तरह से मजबूती के साथ हम सभी कार्यकर्ता, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी वो स्वयं भी प्रधान सेवक ही मानते हैं स्वयं को, तो हम सब निष्ठा के साथ जनता की सेवा के कार्य में लगे हुए, चाहे वो सत्ता में हो या संगठन में हो। और आरसी चौधरी साहब वो कह रही हैं हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, निष्ठा के लिए काम कर रहे हैं और आपके ऊपर तंज भी कस रही है, कह रही है कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर नहीं उतर रही हैं। मैं आऊंगी आरसी चौधरी जी आपके पास, लेकिन उससे पहले वरिष्ठ पत्रकार जैमिनी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैमिनी साहब, क्या लग रहा है, अलग अलग फॉर्मूला दोनों पार्टियों की ओर से और बीजेपी एक बड़े बदलाव की ओर संकेत कर रही है, क्या इससे फायदा पहुंचेगा पार्टी को? देखिए निमिषा जी और प्रियंका जी, प्रेम गली अति सांकरी, तू जाने या मैं जानूं जी, तो बीजेपी की जो प्रेम गली है, इसमें या तो संसदीय बोर्ड में जो पार्टी के दो चेहरे हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता। इसलिए तो प्रेम गली है, इसमें कोई भी बयान दे दीजिए। लेकिन यह बात तयशुदा है कि भाजपा और सीपीएम, हिंदुस्तान में दो ऐसी पार्टियां हैं हाँ। जो विधायकों को टिकट काटने में कोई परहेज नहीं रखती। हाँ। अगर केरल की बात कर ले तो सीपीएम ने 25 एमएलए जो लगातार 2 बार से जीत रहे थे, उनके टिकट काटे और 21 सीटें वो जीत के आए। ऐसे ही बीजेपी ने गुजरात में आप देख लीजिए, तमाम लोगों के टिकट काट दिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बयान दिया कि नरेंद्र भाई से भी ज्यादा आप प्यार दीजिए भूपेंद्र भाई को, और एक रिकॉर्ड कायम हो गया। दूसरी तरफ हम कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस में कुछ राजा हैं, कुछ रजवाड़े हैं। वो रजवाड़े राजा तक सच बात जाने नहीं देते हैं, बातें तो नौजवानों की करते हैं, लेकिन नौजवानों को जब सत्ता देने की बात आती है तो उन्हें कुचल दिया जाता है। वो बात कांग्रेस में है। कल जरूर कांग्रेस ने एक बयान दिया कि हम 50% पद एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, यूथ के लिए रिजर्व करेंगे। कल रायपुर से एक जो राय पैदा हुई, उसका भी एक बीजेपी पर प्रेशर माना जा सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि 20 लाख नए वोटर जुड़े हैं। पिछली बार की जो सरकार अभी चल रही है राजस्थान में, वो महज 1,50,000 ज्यादा वोट लेकर, कांग्रेस और बीजेपी में महज 1,50,000 वोटों का डिफरेंस है, उससे आई है। तो 20 लाख जो लोग हैं उसमें नौजवान। अब बीजेपी के सामने क्या चुनौती है कि वो 70 पार में किसको रोकेगी। हालांकि जो मैंने कहा ना, प्रेम गली अति सांकरी, उसमें गली में गली निकालना ओम माथुर जी सीख गए। ओम माथुर जी ने कहा कि वो हम तय करेंगे कि जो 70 पार है उनमें भी कोई बुजुर्ग है तो जिता हुए तो हम उसको टिकट दे देंगे। तो राजनेता अपने हिसाब से परिभाषाएं गढ़ लेते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। लेकिन निश्चित रूप से जो भी पार्टी, चाहे कांग्रेस आज सत्ता में आई तो एक नौजवान फेस था उनके पास 2018 में, वो सचिन पायलट का ताजा तरीन चेहरा था जिसके पीछे पूरी कांग्रेस खड़ी थी और सत्ता का सुख चका। अगर बीजेपी भी एक नौजवानों को टिकट देती है तो निश्चित रूप से, क्योंकि यूथ हमेशा जो चेंजेस वर्ड है उसमें बिलीव करता है। और बीजेपी तो जानी जाती है इस चीज के लिए कि हमेशा बीजेपी की ओर से शॉकिंग फैसले लिए जाते हैं। जानी जाती है। कांग्रेस में तो क्या है कि जो पुराने रजवाड़े हैं, वो राजा को डराते रहते हैं के सामने, क्योंकि उन्होंने असम का राज्यपाल तो बना दिया गुलाब चंद कटारिया को, लेकिन अभी भी ऐसे कई बड़े चेहरे हैं जिनको पद की जरूरत है। अब वसुंधरा राजे को ही ले ले तो एक तरीके से पार्टी में डिस्प्यूट्स भी आ सकते हैं, ये भी बड़ा चैलेंज होगा बीजेपी के लिए। देखिए बीजेपी में वसुंधरा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, ऐसा नहीं है कि अभी पद पे नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बीजेपी में एक कंट्रोल करने वाली पावर है। जो हमारे गांव में कहा जाता है ना कि गांव का मुखिया होता है, परिवार का मुखिया होता है, वो चौक में सोता है और खकारा करता है तो पूरा घर में सन्नाटा हो जाता है। वैसे बीजेपी में खकारे करने वाले अमित शाह, नरेंद्र मोदी है। उनकी एक हलक के बाद जो भी बीजेपी में होता है उनकी जुबान विराम लग जाती है। कांग्रेस में यह कमजोरी है। कांग्रेस के पतन का कारण यही है
कि कोई खकारा करने वाला मुखिया नहीं रहा, कोई किसी की सुनने वाला नहीं। 25 सितंबर के बाद तमाम नेताओं के बयान जोड़ के देख ले तो लगता है कि ये राजाओं की तरह पार्टी हो गई। ये 4 रजवाड़े हैं जो कह देते महाराज जीत रहे हैं, हमारी हमारी जय जयकार हो रही है। जैसे था ना जयपुर के एक महाराज, जो उसमें एक उनके मंत्री जाके कहते हैं कि आज सियारों की आवाज आ रही है, तो कह रहे महाराज ठंड लग रही है, तो कहते हैं सबको कंबल बांट दिए जाए। दूसरे दिन कंबल बांट दिए जाते हैं, फिर कहते हैं कि महाराज आज भी आवाज आ रही कि महाराज आपकी जय जयकार हो रही। तो कांग्रेस में भी यही हाल है। जो कांग्रेस के राजा महाराजा हैं वो 4-5 उनके रजवाड़े हैं, पुराने ढांचे हैं, वो जाके कह देते हैं कांग्रेस बहुत तेजी से जीत रही है, हमारी उदयपुर वाली जो नीति है वो काम कर रही है, एक परिवार एक टिकट की नीति काम कर रही है। असल में जब काम देखते हैं तो वो काम दिखता नहीं है और उसका खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है। 2 राज्यों में सिमट के रह गई है। काम ही नहीं दिखता आपका। जिस बल पर आप ये दावा कर रहे हैं कि आप जीत दर्ज करेंगे, योजनाओं को लेकर जाएंगे, बीजेपी भी यही कह रही है कि जो योजनाएं हैं वो धरातल पर उतर ही नहीं पाती हैं और एक बड़े चेंजेस की ओर बीजेपी पार्टी बढ़ रही है, युवाओं पर फोकस कर रही है। आप भी करेंगे क्या? इस बार मौका देंगे युवाओं को? प्रियंका जी, निश्चित रूप से मैं साधुवाद करना चाहूंगा। आपने जिस मुद्दे को लेके बात रखी, आपने जिन ओम माथुर जी के वक्तव्य को लेके डिबेट रखी, उस डिबेट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता डॉक्टर निमिषा मुकुंद निश्चित रूप से अपनी बात को बदल गई। वो अपने भविष्य को लेकर निश्चित रूप से चिंतित है और होना भी चाहिए, क्यों नहीं हो राजनीतिक जीवन में। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक नेता को तो नेता प्रतिपक्ष से चलती हुई विधानसभा के अंदर राज्यपाल बना दिया जाता है, लेकिन आज भी 11 जो नेता हैं वो अपने स्वप्न देख रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पे, लेकिन जनता के मुद्दों से नदारद है। इसलिए डॉक्टर निमिषा ने उस बात से हट गई और उस पर कोई वक्तव्य नहीं दिया। उन्होंने कहा हम गांधीवादी समाजवादी पार्टी हैं। इतना छल्लावा कर रहे हैं देश की जनता के सामने। देश जानता है कि यहाँ पे आधिपत्यवादी पूंजीवाद के पोषक है तो भारतीय जनता पार्टी है। समाजवाद इनके कहीं पे भी नजर नहीं आता है। और इन्होंने कहा कि हम इतने लोगों के टिकट काटेंगे। इससे पहले भी जब वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थे, भरतपुर का उपचुनाव हो रहा था, तब ओम माथुर जी मोदी जी का आशीर्वाद लेके और जयपुर की धरा पे आए थे और लोगों ने उम्मीद की थी कि बहुत से विधायक जाएंगे, लेकिन उन्हें रिसीव करने एक भी विधायक नहीं पहुंचे थे। और मुझे लगता है कि ओम माथुर जी के सपने भी शायद सपने ही रह जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का अपना एक अंदरूनी मामला है, हमें उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं के मन में पल रहे मनसूबे हैं, अब आप ये बताइए कि आपके पार्टी की क्या रणनीति है, क्योंकि चुनावी साल है, कोई रणनीति तो प्लान की गई होगी आपकी ओर से। किस तरीके से जीत दर्ज करेंगे, कैसे पटखनी देंगे बीजेपी को आप? युवाओं को मौका मिलेगा क्या इस बार? आपका बेहद महत्वपूर्ण, आपका पर्सन बेहद महत्वपूर्ण है जी। जो यहाँ पे राजनीतिक विश्लेषक हैं जेमिनी जी, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में 2 हलक की आवाज चलती है और कांग्रेस पार्टी में खलक की आवाज चलती है। खलक की आवाज खुदा की आवाज, जनता की आवाज, वही हमारा नेतृत्व है। जनता की आवाज वही हमारा काम। कांग्रेस पार्टी ने गत 4 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को नौजवानों को लेकर हमेशा सिर्फ कांग्रेस वाहवाही लूटती है, लेकिन जब मौका आता है तो उन्हें मौका मिलता नहीं है। वही तो सवाल पूछ रही हूँ, इस बार देंगे क्या नौजवानों को? मैं कहना चाहूंगा कि जो नवसंकल्प शिविर उदयपुर के अंदर हुआ था, उसके अंदर ये निर्णय लिया गया था कि तमाम चाहे संगठन हो चाहे राजनीतिक दूसरे मुद्दे हो, उन पे उन्हीं लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा जिनका 50% उम्र 50 साल से कम है। आज हम उस वर्ग की नुमाइंदगी की बात कर रहे हैं, हम महिला की आधी आबादी उसकी बात कर रहे हैं, तमाम लोगों की हम बात कर रहे हैं। लेकिन इस देश का युवा 45 साल के अंदर सबसे अधिक बेरोजगारी से त्रस्त है। इस देश का युवा अवसाद के अंदर सबसे ज्यादा आत्महत्याओं को आत्मसात कर रहा है। इस देश का युवा जानता है कि जो सार्वजनिक उपक्रम के माध्यम से इस राष्ट्र के निर्माण में इस देश का युवा भूमिका निभाता था, वो सार्वजनिक उपक्रम कुछ मित्रों को दिए जा रहे हैं। इस मित्र काल के अंदर यहाँ पे आधिपत्यवाद स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पे हिंदुस्तान के लोग 140 करोड़ लोग जो अपने आप को सबको भारतीय कह के गौरवान्वित महसूस करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता उन्हें क्षेत्रवाद पे, जातिवाद पे, धर्मवाद पे और लिंग भेद के आधार पे उन्हें बांटने का काम कर रहे हैं। इसलिए अब आने वाला जो समय है वो मुझे उम्मीद है कि जनता अपने मुद्दों पे चर्चा करेगी। इन भावनात्मक मुद्दों को 8 साल पे जो ठगा महसूस कर रही है, वो जानते हैं महंगाई चरम पे है, यहाँ पे आर्थिक असमानता चरम पे है। लोगों के पास में 2 कुछ पूंजीपति मित्र होते हैं, वो 609 से दुनिया के 2 नंबर धनी व्यक्ति बन जाते हैं। 72% MSME है, वो अपनी मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं, उनकी आमदनी घट जाती है। 27 करोड़ लोग हैं वो गरीबी में धकेल दिए जाते हैं।
और प्रधानमंत्री गर्व से कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को उनका निवाला दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं। वो 80 करोड़ आबादी जो इस हिंदुस्तान की ताकत है, जो राष्ट्र निर्माण में जिसका योगदान होना चाहिए, उसे सिर्फ इस हादसे पे छोड़ दिया और पूंजीपति मित्रों को इतना बड़ा बना दिया कि और बेरोजगारी जो एक बड़ा मुद्दा है, उसके बिहाफ पर आप रण में उतरने वाले हैं। डॉक्टर निमिषा जी, आपके ऊपर आरोप भी लग रहे हैं कि धर्मवाद, जातिवाद और लिंगवाद को लेकर आप लोग चुनाव लड़ते हैं और वो तो मुद्दे पर उतर रहे हैं। आपके मुद्दे क्या है इस बार? देखिए प्रियंका जी, पहले तो मैं इनका उत्तर देती हूँ। गांधीवादी समाजवाद का दंभ भरती है जो कांग्रेस, वो औंधे मुंह तब गिरती है जब 200 करोड़ भारतीयों को वैक्सीनेशन एक सर्वधर्म संभाव के साथ लगाया जाता है, इक्वल बेस पे लगाया जाता है। वैक्सीनेशन तो इन्होंने भी लगवाया था कोविड महामारी का, लेकिन छुप छुप के लगवाते हैं और वैक्सीनेशन का विरोध करते रहे। और जब उसके पश्चात आप देखिए कि भारत के अंदर, भारत में आप 28,00,000 लाख करोड़ का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, तब वहां पर गांधीवादी समाजवाद और ये तो आप भी जानते हैं कि अगर एक आपके पड़ोसी को कोविड है तो वो आपको माफ करने वाला नहीं है। अगर पड़ोसी के घर में आग लगी है तो लगता है आप तक भी पहुंचेगी। इसलिए आप जो चीजें कह रहे हैं, एकदम धराशायी जो बातें कर रहे हैं, इस हिंदुस्तान में उससे पहले भी लोगों को वैक्सीन लगी है। वैक्सीन का जनरेशन उन लेबोरेटरीज ने किया है जो हमारी पूर्व सरकारों ने स्थापित किया। भ्रष्टाचार, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा था और 2019 में इसको बढ़त मिली है और कांग्रेस 2 अंकों तक सिमटी इसीलिए क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की कथनी करने की खाई में ना जनता सब समझ चुकी है। आज जो कह रही है आपके पार्टी में भ्रष्टाचार है और यही वजह है कि लगातार पार्टी सिमटती चली जा रही है। जो गांधी जी का स्वप्न था, आज वो आधारभूत संरचना के साथ में आरोप कहना चाहूंगा जी, मैं कहना चाहूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी जहाँ पे डबल इंजन की सरकार है कर्नाटक के अंदर, 3 बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो उद्योगपति हैं, वो आत्महत्या करते हैं और मंत्रियों का नाम लिख के वैक्सीनेशन करवाया आपने और आपकी पार्टी के लोगों ने। पहले वैक्सीनेशन तो कराया है ना कोविड जी, का मेयर हो, आपका और आपके परिवार का वैक्सीनेशन हुआ है ना, कोविड वैक्सीनेशन किसी के बीच में कोई पाछलेट नहीं हुई। की जो चेयरमैन है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने मेरे प्रमाणिक नीति का परिचय भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत भ्रष्टाचार इस देश में कौन फैला रहा है, कौन उसका जनक है, सब जानते हैं। इसे भ्रष्टाचार के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी तो इसको उठाए ताकि और सबका प्रयास दिखा सके। आज कांग्रेस इसलिए आगे बढ़ रही है। आप देखिए 2019 के बाद में इनकी हालत, ये डॉक्टर निमिषा मुकुंद जो निमिषा जी हैं, निमिषा जी को कहा गया भारतीय जनता पार्टी एक ही चीज जानती है कि भटकाओ, मुद्दों पे जवाब नहीं हो तो विचलित करो। हमने इनकी बातें सुनी धैर्यपूर्वक, हम इनका जवाब देना चाहते हैं, ये दे दें। केंद्रीय मंत्री, इनके मंत्रियों का आरोप नहीं लगेगा, कर्नाटक के मंत्रियों को इस पर नहीं देनी पड़ेगी। जवाब नहीं देंगे, जवाब नहीं देंगे, ये पूछिए इनसे। हमने कहा हमने कहा राजस्थान का जो हेल्थ वर्कर है वो देखिए वही तो दे रहा हूँ, देखिए जवाब दे रही है, हाँ या ना, हाँ या ना जवाब नहीं होता, हाँ या ना नहीं होता। आप हाँ या ना ये ऑब्जेक्टिव जो पर्सन बनाए हैं, जो आपके जो नंबरदार जो मीडिया कराया या नहीं, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। फिर सांसद थे, लेकिन 200 करोड़ लोगों ने करवाया वैक्सीनेशन। राजस्थान की वैक्सीनेशन हम करवाएंगे, छुप छुप के वैक्सीनेशन हम करवाएंगे और बाहर आकर के उसी वैक्सीनेशन से हम बचे हैं, लेकिन बाहर आकर के सिर्फ सोचने का काम करेंगे। सत्ता केंद्रित पार्टी है कांग्रेस, ये समझ जाइए आशीष चौधरी जी। ठीक है निमिषा जी, सुन लीजिए पहले वो और क्या बोल रहे हैं, जान बचाई। ये बता दें उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हुआ था, गुजरात में क्या हुआ था, बोलिए चौधरी साहब। मैं ये कहना चाहूंगा प्रियंका जी, हमने उत्तर प्रदेश की गंगा के तट अपने लाडलों की लाशों से लटे हुए हमने देखे। हमने अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में लगी हुई एम्बुलेंस की कतारें देखी। हाँ। हमने रोते बिलखते उन लोगों को देखा और वो एक सरकार जो इस बात को नकार देती है कि यहाँ पे कोविड की वजह से लोगों की मौत नहीं हुई, ये देश ने देखा है। देश की जनता न्याय करेगी, देश की जनता इस मुद्दे पे जवाब देगी। धैर्य रखिए, लोकतंत्र के अंदर जनता सबसे बड़ी चीज होती है। ये मौत पे नकार देने वाले लोग, सुविधाओं का अभाव में कुछ कमियां हो सकती है, माफी मांग लेनी चाहिए। सरकार दोबारा आ गई ना चौधरी साहब, के बावजूद भी तो उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत। देखिए योगी के अंदर
देखिए, उत्तर प्रदेश की जो विजय को अगर आप ये कहें कि देश की विजय थी, हर राजनीतिक दल का क्षेत्रीय जो दल लेकिन आप होते कह रहे हैं कि जनता ने क्षेत्रीय ये चीज मुद्दे देखा होते है हैं, और ये नकार मुद्दे तो देगी, देश पर के मुद्दा ऐसा है। कोविड का अभी मुद्दा तो देश जो का हाल ही में मुद्दा चुनाव हुए है। वहां तो देश के देखने को नहीं मिला प्रधानमंत्री जी चौधरी ने साहब। किस प्रकार आगे कैसे कह सकते हैं कि इन मुद्दों पर आप जीत दर्ज करेंगे? आपको कोई खास रणनीति तो बनानी पड़ेगी, इस बात को तो मानते हैं आप? देखिए, हमने रणनीति बनाई, तभी रणनीति के माध्यम से हमें सफलता मिली। जहां पे हिमाचल प्रदेश से उसकी चर्चा नहीं की जाती, जहां पे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी उस राज्य से आते हैं, जहां पे देश के प्रधानमंत्री, तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, केंद्र की सरकार है, पूरे लोग वहां पे घूमते रहे, लेकिन लोगों ने नकार दिया। जहां पे शिक्षित वर्ग है, जहां पे लोग मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं, वहां पे दे रहे हैं, देश में सीधा संदेश दे रहे हैं। किस प्रकार से उन्होंने कहा था राज नहीं रिवाज बदलेंगे, और जनता ने राज बदल दिया। इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि मुद्दों को पे चर्चा लेकर धरातल पर उतरेंगे, कीजिए। योजनाओं को लोगों के सामने रखेंगे और इसी का प्रचार प्रसार कर आप जीत दर्ज करेंगे। लेकिन बीजेपी एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ती चली जा रही है। मिथिलेश जामनी जी, आपके पास आते हुए एक क्लोजिंग कमेंट के तौर पर आपसे कमेंट लेना चाहूंगी। किस तरीके से देखते हैं आप इस बदलाव को? क्योंकि अगर बदलाव होगी तो जो लोग पहले से हैं उनमें डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं, तो क्या ये पार्टी के लिए फायदेमंद होगी, बेनिफिशियल होगा, या फिर नुकसान भी हो सकता है? देखिए, राजनीति में हार जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि आप जिस सिद्धांत की घोषणा करें उस सिद्धांत को फॉलो करें। अगर उसको फॉलो करती है बीजेपी तो बीजेपी को फायदा हो सकता है। हाँ। आज कांग्रेस में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिला कि आज एक नया होर्डिंग देखने को मिला जिसमें सचिन पायलट जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, यानी भरत मिलाप की आहट सी दिखी है। अभी तो रायपुर से ये लोग आए नहीं है, आरसी चौधरी जी वगैरह वहीं बैठे हैं, लेकिन उससे पहले ये आहट दिखी है कि एक होर्डिंग लगा, उस पर सचिन पायलट और राहुल गांधी और अशोक गहलोत दोनों के जिंदाबाद के नारे लगे। अगर ये दोनों एक हो जाते हैं तो ओम माथुर जी के फार्मूले पे कांग्रेस भारी पड़ सकती है, क्योंकि सचिन पायलट की एक अलग फैन फॉलोइंग है, अशोक गहलोत की एक अलग फैन फॉलोइंग है, और बीजेपी भी इसी फॉर्मूले पे काम करे कि एक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित किया जाए, 10-12 मुख्यमंत्रियों को घोषित कर दिया जाए। राहुल गांधी जब बोल के गए कुछ दिनों तक तो एक थे, लेकिन फिर से बयानबाजी का दौर शुरू हुआ। बिल्कुल, वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। बीजेपी भी उसी फॉर्मूले पे चल रही है कि 10-12 मुख्यमंत्री रोड पर घूमते रहेंगे, तो 10-12 10-10 एमएलए जिताएंगे तो 100 के पार पहुंच जाएंगे, राज हमारा आ जाएगा। कार्यकर्ताओं भी इसलिए बीजेपी के पास भी ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर कैडर बेस्ड होता है, हम सब बीजेपी की संगठन पोजीशन ज्यादा बेटर नहीं है। आप ईमानदारी से बीजेपी 52,000 से ज्यादा बूथ कमिटीज बन चुकी है। आप अपना करेक्शन करके अजय आप आरएलपी जो तीसरी पार्टी है, आप करेक्शन कर आइए, उससे आप पीछे रह गए। वल्लभ नगर में आप चौथे नंबर पर चले गए। सरदार शहर में आरएलपी ने चुनौती दी, आपके लिए आरएलपी ही चुनौती है। कांग्रेस तो बात की बात है, आप आरएलपी पे ही अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे जो आपके सहयोगी रहे थे। अगर इस तरीके के बदलाव होते हैं, अगर इतिहास पर नजर डालें, तो क्या जनता इसे एक्सेप्ट करती है? ये बड़ा सवाल है कि क्या इस चुनाव से जीत दर्ज कर पाएगी बीजेपी? जनता हमेशा बदलाव को, मैं तो कह रहा हूं अगर कांग्रेस भी आरसी चौधरी जैसे नए भाइयों को टिकट दे तो कांग्रेस भी जीत सकती है। कांग्रेस और बीजेपी ये पुराने चेहरों से ऊब चुके हैं। हाँ। राजस्थान में 24 साल से वसुंधरा राजे, जो हनुमान बेनीवाल बोलते हैं कि नूरा कुश्ती चल रही है, हनुमान बेनीवाल बोलते हैं बार बार कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की नूरा कुश्ती चल रही है। इन चेहरों से जनता ऊब चुकी है, तो उसी का फॉर्मूला है कि एक तीसरी पार्टी खड़ी होगी राजस्थान में। वो केवल इसी सिद्धांत पर कि आप चेहरा बदलिए, और बदलाव को लेकर बीजेपी अब आगे भी बढ़ चुकी है और ये ऐलान भी कर दिया गया कि 30 से 40% मौजूदा विधायकों में बदलाव देखने को मिल सकता है। ओम माथुर ने ये बड़ा बयान दिया है, तो बीजेपी का युवा वोटर जोड़ने पर भी जोर है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जीत जो है वो किसके पाले में जाती है, क्योंकि दोनों की अलग अलग रणनीति है, अलग अलग फॉर्मूला है। जनता किस फॉर्मूले को पसंद करती है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। नमस्कार। हेडलाइन